हेलो दोस्तों, स्ट्रक्चर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो आज के एग्जाम गाइड एनालिसिस का अपना पहला क्वेश्चन है अपना सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो गाइस, एक विद्वान हुए थे कार्पस निकस। कौन? कोर्पस निकस। निपक्स एक बहुत ही प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले सौर मंडल के बारे में जानकारी प्रदान की थी। विश्व के समक्ष जो जानकारी है सौर मंडल के बारे में वो इन्होंने दी थी। राइट। अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे सौर मंडल के बारे में। ठीक है। तो गाइस, सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। कितने? 8 ग्रह हैं। सूर्य की दूरी के हिसाब से देखिए तो सबसे पहले आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। फिर आता है बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है। ये सूर्य की गति के हिसाब से देखते हैं। सबसे नजदीक आता है सूर्य की मरकरी, बुध ग्रह आता है, फिर वेनस, फिर अर्थ, फिर मार्स। ठीक है। तो सबसे दूर आता है नेपच्यून और यूरेनस। राइट। दोस्तों, इन ग्रह को अपन दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो है पार्थिव ग्रह, एक होता है जेवियन ग्रह। ठीक है। ये जो आप यहाँ पर ये ग्रह देख रहे हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये है पार्थिव ग्रह। और ये जो बाद बीच के जो ग्रह बच गए, जुपिटर, सैटर्न, ये जो यूरेनस और नेपच्यून है, ये जेवियन ग्रह आते हैं। राइट। पार्थिव ग्रह के बारे में चर्चा की जाए तो ये सूर्य के निकट स्थित ग्रह हैं, जिनमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आदि शामिल है। इनकी संरचना गाइस जो पृथ्वी के लगभग समान होती है। राइट। पृथ्वी के समान इनकी संरचना है। पूछ लिया जाता है पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल के बारे में ध्यान रखना। दोस्तों, इन ग्रहों का बाहरी आवरण है वो पतला होता है और चट्टानी होता है। इनके मध्य भाग में लोहा और मैग्नीशियम की धातु की अधिकता पाई जाती है। केंद्रीय भूभाग में द्रवित धातु होती है और इन ग्रहों का वायुमंडल होता है वो पतला होता है। ठीक है। ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि इनमें कौन से धातु तत्व पाए जाते हैं, तो लोहा और मैग्नीशियम पाया जाता है, ध्यान रखना। भाई, जेवियन ग्रह के बारे में देखिए तो इनमें भी टोटल 4 ग्रह आते हैं। बृहस्पति, सैटर्न, अरुण, वरुण और यूरेनस। ये भी जो ग्रह है अपने बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 4 ग्रह हैं वो जेवियन ग्रह में आते हैं, जो कि मंगल कक्षा है उसके बाहर आते हैं। ये मान लो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह के बाद में जो भी ग्रह आते हैं वो जेवियन ग्रह आते हैं। इनकी संरचना बृहस्पति ग्रह के समान होती है और ये एक तरह का गैसीय पिंड होता है, मतलब गैस का गोला होता है। और इनके अनेक सारे प्राकृतिक उपग्रह होते हैं। ठीक है। तो ये अपने चर्चा की जेवियन ग्रह के बारे में। ये गैस और तरल रूप में होते हैं, जबकि पृथ्वी ग्रह है वो ठोस रूप में होते हैं। ठीक है। दोस्तों, भीतरी ग्रह और जबकि सबसे ज्यादा दूर गैसीय ग्रह है, ऐसा क्यों है? मतलब जो पृथ्वी के जो सूर्य के नजदीक ग्रह हैं वो पार्थिव ग्रह है और जो दूर के ग्रह हैं वो गैसीय ग्रह है। ये ऐसा क्यों है, इसके बारे में जानें। तो पार्थिव ग्रह जनक तारे के बहुत समीप बने हुए हैं, जहां पर अत्यधिक तापमान के कारण गैस संघनित नहीं हो पाती है और घनीभूत भी नहीं हो पाती है। वहीं जेवियन ग्रहों की जो रचना है अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर होती है। ठीक है। तो तापमान के कारण, अधिक तापमान के कारण पार्थिव ग्रहों की जो सतह है वो जटिल होती है। सौर वायु सूर्य के नजदीक ज्यादा शक्तिशाली होती है, अतः पार्थिव ग्रह से ज्यादा मात्रा में गैस और धूल कण उड़ा ले गई है। वहीं बाहरी ग्रहों पर सौर पवन इतनी शक्तिशाली नहीं होती, जिसके कारण जेवियन ग्रह है वहां पर गैस बनी हुई है, जिसके कारण जेवियन ग्रह पर गैस है वो हट नहीं पाई है। जबकि तो सूर्य के नजदीक है वहां पर गैस कम मात्रा में होती है, वो भी सूर्य के ताप के कारण। पार्थिव ग्रह के छोटे होने से इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम रही है, जिसके परिणाम स्वरूप इनसे निकली हुई गैस इन पर रुक नहीं पाई है। ठीक है। तो सूर्य के नजदीक होने के कारण जो पार्थिव ग्रह है इनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कम होता है, जबकि जो जेवियन ग्रह है इनका जो गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होता है, जिसके कारण वो गैस को अपने पास कैप्चर करके रखती हैं। दोस्तों, एक होती है शुद्र श्रृंखला। ठीक है। शुद्र जो पिंड होते हैं उनके बारे में जाने, मतलब जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ग्रह के, वो होते हैं, ऐसे लेयर होती है। ये होते हैं मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में। ठीक है। ध्यान रखना, ये भी पूछ लिया जाता है। ग्रह के बारे में जाने कि पार्थिव ग्रह आंतरिक ग्रह जो कि सूर्य के बहुत नजदीक होते हैं और ये चट्टानों से बने होते हैं, जिनमें है बुध, शुक्र, पृथ्वी
और मंगल ग्रह। ये यहाँ पर डिटेल दे रखी है, जैसे कि पृथ्वी का एक चंद्रमा है, मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा है, जबकि बुध और शुक्र का कोई भी चंद्रमा नहीं है। ये टाइम पीरियड दे रखा है यहाँ पर कि कितने दिन में कितने समय तक कोई सूर्य की चक्कर लगाता है। तो सबसे कम टाइम पीरियड में बुध ग्रह है वो सूर्य के चक्कर लगा लेता है लगभग 559 डेज में। पृथ्वी है वो 365 डेज में एक दिन का चक्र पूरा करती है। तो मंगल ग्रह है वो 687 दिन में एक चक्र पूरा करता है, राइट। जेवियन ग्रह सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित होते हैं। इनका आकार बड़ा होता है और ये गैस और तरल अवस्था में होते हैं। वही पार्थिव ग्रह होते हैं वो ठोस और तरल अवस्था में होते हैं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल है बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। इनके गाय चंद्रमा की संख्या बहुत ज्यादा होती है, मतलब इनमें जो उपग्रह होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। लगभग बृहस्पति के 53 है, शनि के भी 53 है। वर्तमान में शनि के जो उपग्रह चंद्रमा है वो विश्व में, मतलब उपग्रह में जितने भी जिनके भी चंद्रमा है उनमें सबसे ज्यादा उपग्रह है वो शनि के हैं, ठीक है। इसके यूरेनस के 27 है, नेपच्यून के 13 है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो गाइस एग्जांपल है यहाँ पर जस्ता, स्टील, सीसा, एल्यूमिनियम। तो स्टील है वो एक मिश्र धातु है, ध्यान रखना। अगला है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत प्रशासन में महिलाओं की अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी रही थी? तो गाइस जब चालुक्य शासन चल रहा था, चालुक्य वंश चल रहा था, उस दौरान प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी है वो अच्छी खासी थी, ठीक है। अब हम चालुक्य वंश के बारे में चर्चा करते हैं। इनके कौन से राजा हुए इनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले ये मैप दे रखा है, ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर चालुक्य राजाओं ने शासन किया था। मुख्य रूप से चालुक्य तीन राजवंश थे, चालुक्य के 3 राजवंश हुए, जिनमें पहला था बादामी के चालुक्य। दोस्तों बादामी के चालुक्य है वो पश्चिमी दक्कन में वाकाटकों के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। तो ध्यान रखना, चालुक्य किनके उत्तराधिकारी थे? वाकाटकों के। इनकी राजधानी थी बादामी के वातापी, इनकी राजधानी जो वर्तमान कर्नाटक के बालाकोट जिले में स्थित है। बादामी के चालुक्य का शासनकाल रहा 6 से 8वीं शताब्दी के बीच में, ठीक है। फिर आता है पूर्वी चालुक्य, जिन्हें वेंगी के चालुक्य भी कहा जाता है। ये पूर्वी दक्कन में पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु के बाद उभरा था और 7वीं से 12वीं शताब्दी तक इन्होंने शासन किया था। इसके अलावा 1130 ईस्वी तक वे चोलों के आधिपत्य के अधीन भी इन्होंने शासन चलाया था। गाइस पूर्वी चालुक्य की राजधानी की बात करें तो वेंगी शहर में इनकी राजधानी स्थित थी। बाद में इस राजधानी को राजमुंदरी में स्थानांतरित कर दिया गया। वही पश्चिमी क्षेत्र के चालुक्य की बात करें तो बादामी चालुक्य के ये वंशज माने जाते हैं। लगभग 10वीं शताब्दी में ये उभर कर आए थे, ठीक है। वेंगी के पूर्वी चालुक्य में इन्होंने तेलुगु भाषा का भी विकास किया था। अब देख लेते हैं कि इनके अध्ययन स्रोत की बात करें कि चालुक्य के बारे में अपन को जानकारी कहाँ से मिलती है। तो गाइस शिलालेख, कविता, साहित्य आदि से इनकी जो जानकारी है वो अपन को मिलती है। शिलालेख की बात करें तो जो समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख है, इसके अलावा पुलकेशिन द्वितीय का जो एहुल अभिलेख है, इनमें पल्लव और चालुक्य के संघर्ष के बारे में विवरण की जानकारी अपन को मिलती है। तो ध्यान रखना, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख और पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख पल्लव और चालुक्य के बीच में जो भी लड़ाइयां हुई थी उनके बारे में बताता है। वही साहित्य के बारे में बात करें तो कवि राजमार्ग, विक्रमार्जुन, विजयम, ये रचनाएं हैं जो कि कन्नड़ भाषा में रचित है, जो कि अपन को चालुक्य राजवंश के बारे में जानकारी देती है। इन रचनाओं को पंपा भारत के नाम से भी जाना जाता है। वही तेलुगु में नयन्ना का महाभारतम, सुलेमान अल मसूदी, इब्न होका जैसे अरबी यात्रियों भूगोल वेताओं की किताबें भारत की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों के बारे में हमें जानकारी प्रोवाइड करवाती हैं। वहीं कुछ कविताएं हैं जो भी अपन को चालुक्य के बारे में जानकारी प्रोवाइड करवाती हैं। एग्जाम्पल के लिए वैष्णव अजवार अर्थात अलवारों की कविताएं बाद में नलियार दिव्य प्रबंधम के रूप में संकलित हुई। शैव साहित्य के पन्नीरू तिरुमराई के नाम से जाना जाता है। वहीं इसके अलावा अन्य कविताएं थेवरम अपारम द्वारा मणिसागर द्वारा रचित सबंदर, सुंदरर, हिरुवा, वास तगम, ये महत्वपूर्ण कविताएं हैं। ध्यान रखना है, इनका नाम पूछ लिया जाता है। ये चोल साम्राज्य के बारे में अपन को, सॉरी चालुक्य साम्राज्य के बारे में अपन को जानकारी प्रोवाइड करवाती है। वहीं यहाँ के महत्वपूर्ण शासकों के बारे में देखें तो एक महत्वपूर्ण शासक था पुलकेशिन प्रथम।
इसका टाइम पीरियड 543 ईस्वी से 566 ईस्वी के बीच में रहा। गाइस, पुलकेशिन प्रथम ने कदम्बों से स्वतंत्रता की घोषणा करके चालुक्य वंश की स्थापना की थी और इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। तो ध्यान रखना, चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? पुलकेशिन प्रथम थे। किनसे स्वतंत्र हुए थे? ये कदम्बों से स्वतंत्र हुए थे। और कीर्तिवर्मन आते हैं, जिनका टाइम पीरियड 566 से 597 रहता है। कीर्तिवर्मन ने गाइस चालुक्य की राजधानी बसाई थी बादामी, ठीक है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। पुलकेशिन सेकंड की बात करें तो इनका टाइम पीरियड रहा 609 से 642 ईस्वी तक। पुलकेशिन द्वितीय ने मंगलेश को हराया और खुद को राजा घोषित किया। ये लिखा हुआ है एहोल अभिलेख के तहत। एहोल अभिलेख है वो पुलकेशिन द्वितीय द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण अभिलेख है। दोस्तों, पुलकेशिन सेकंड ने नर्मदा नदी के तट पर हर्ष को पराजित किया था। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि हर्ष को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने, वो भी नर्मदा नदी है उसके तट पर। मालवा, कलिंग, पूर्वी दक्कन के राजाओं ने इनकी अधीनता स्वीकार की थी। बनवासी के कदम्बों और तलकड़ो मैसूरों के गंगों को भी इन्होंने हराया था। वहीं पुलकेशिन द्वितीय ने कांचीपुरम पर आक्रमण के प्रयास को पल्लव शासक महेंद्र वर्मन ने विफल किया था, जिससे चालुक्य और पल्लवों के बीच में लंबा युद्ध चला था। तो महेंद्र वर्मन जो कि पल्लव शासक था, उसके साथ युद्ध किया था पुलकेशिन द्वितीय ने, लेकिन जीत नहीं पाया। दोस्तों, पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के साथ युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु हो गई। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लिया जाता है कि नरसिंह वर्मन की मृत्यु कब हुई थी? तो जब पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के साथ इनका युद्ध चल रहा था, उसी दौरान इनकी डेथ है वो हो गई थी। 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूटों ने बादामी के चालुक्यों को अपने अधीन कर लिया और स्वयं का शासन भी इन्होंने प्रारंभ किया था, ठीक है। तो चालुक्य राष्ट्रकूटों के अधीन आ गए बाद में, मतलब चालुक्यों का जो भी आधिपत्य था उनको राष्ट्रकूटों ने छीन लिया और उनके स्थान पर कौन आ गए? राष्ट्रकूट। ध्यान रखना, चालुक्य के स्थान पर कौन आए? राष्ट्रकूट। तो ये अपन ने इनकी चर्चा की, इनके राजाओं के बारे में, ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन है, जयपुर के लाख के कार्य को संरक्षण देने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गाइस, जयपुर का एक राजा था, राजा राम सिंह। राजा राम सिंह ने जयपुर में जो भी लाख का कार्य होता है, जैसे खिलौने बनाए जाते हैं, लाख की चूड़ियां बनाई जाती है, बहुत सारा काम होता है लाख का, उसको संरक्षण दिया था राजा राम सिंह ने। अपना अंतिम क्वेश्चन है, खम्स किस प्रकार का कर होता था? तो गाइस, प्राचीन मध्यकालीन भारत इतिहास में बहुत सारे कर है, बिक्री है, वो ली जाती थी लोगों से। तो खम्स होता था वो एक प्रकार का टैक्स होता था, जो कि युद्ध में लूटे गए माल पर लिया जाता था, राइट। तो ये अपन ने चर्चा की अपने आज के एग्जाम गाइड एनालिसिस क्वेश्चन के बारे में। तो अभी इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।